नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित है कि हम इस चैनल के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप जो अगले माह जो परीक्षा होने जा रही है, नर्सिंग का ले लीजिए या फिर व्यक्ति सहायक का ले लीजिए या फॉरेस्ट गार्ड का ले लीजिए, या फिर आप जो पटवारी की जो भर्ती आई हुई है, या लेखपाल की या बंदी रक्षक की या पुलिस की बल की जो आएगी, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नावली होने वाली है। क्योंकि ये जो प्रश्न है, मैंने उन प्रश्नों को छांट के आपके सम्मुख से लाया हूं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये प्रश्न जो पिछले वर्ष जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके आधार पर उनको समावेशित रूप देकर ये प्रश्नों की श्रृंखला आपके सम्मुख से तैयार की है। आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आज की श्रृंखला वो इस प्रकार से है। आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो इस प्रकार से है। ये कह रहा है, उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टिकोण से कितने प्रदेशों में इसको विभाजित किया जा सकता है, ये आपको बताना है दोस्तों। इसको यदि हम बात करें उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टि से तीन भागों में, तीन प्रदेशों में इसे विभाजित किया जा सकता है। तीन प्रदेशों में इसे हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आते हैं सेकंड नंबर का जो प्रश्न है, वो इस प्रकार से, आप मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा। जो दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, वो उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम भारत के किस प्रधानमंत्री ने की गई थी? देखिए, जब उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए जब उत्तराखंड में जोर शोरों से आंदोलन हो रहा था, तो जब केंद्र सरकार में उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने उत्तराखंड की घोषणा की गई थी? उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य के रूप में बनेगा, गणराज्य के रूप में। दोस्तों, उस समय के जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो रहे आपके श्री देवी सिंह गौड़ा जी, ये रहे, इन्होंने इसकी घोषणा की। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की प्रश्न। तीसरे नंबर का प्रश्न वो आपके सम्मुख इस प्रकार है। उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने किस समिति का गठन किया गया था? देखिए, जिसमें उत्तराखंड जो कि पहले यूपी का भाग था, इससे उत्तराखंड जब पृथक हुआ तो उस समय वहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड को जब क्या किया गया था, वो मुलायम सिंह यादव ने की समिति द्वारा इसको गठित किया गया था। तो ये कौशिक समिति के आधार पर दोस्तों, कौशिक समिति के आधार पर इसका गठन किया गया था। कौशिक समिति के आधार पर इसे क्या किया गया था, गठित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। चौथे नंबर का प्रश्न की यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है, ये आपको बताना है दोस्तों। उत्तरकाशी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, उत्तरकाशी, ये परीक्षा में ये क्वेश्चन कई दफे पूछा गया है, इसलिए आप इसे मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव अवश्य दें इस वीडियो को रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, वो इस प्रकार से है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा, पहले तो आपको समझना होगा कि विशेष राज्य क्यों कहा जाता है। देखिए, जैसे यूपी है, चाहे हम पंजाब की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, या क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, या किसी भी को स्टेट को उठा के ले लीजिए, उसके सामने विशेष राज्य बहुत कम राज्यों के सम्मुख से आता है। देखिए, अब विशेष राज्य क्या होता है, जब केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष पैकेज दिया जाता है। पैकेज का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर और राज्यों की अपेक्षा वहाँ पर जो धन आवंटन होता है, केंद्र सरकार द्वारा जो आवंटन किया जाता है, वो कुछ अन्य राज्यों की अपेक्षा उस राज्य को अधिक धन आवंटन किया जाता है। क्योंकि वो राज्य अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर और राज्यों से पिछड़ा हुआ है, इसलिए उसे विशेष पैकेज दिया जाता है कि वो राज्य
उन राज्यों की श्रेणी में कहीं ना कहीं खड़े हो सके और अपनी राज्य की ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार कुछ चाहे हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें या राज्यों को बात करें तो उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है और केंद्र सरकार से उन्हें विशेष रूप से आर्थिक पैकेज के तौर पर सहायता मिलती है। क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य होने के कारण साथ ही यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अन्य राज्यों की अपेक्षा अलग हैं और यहाँ सघन है, क्योंकि यहाँ की जलवायु यदि हम कहें यहाँ के जनजीवन अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर जटिल है। इसलिए इस राज्य को क्या है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब ये भारत में इसका कौन सा स्थान है, ये विशेष राज्यों के दर्जे के अंतर्गत उत्तराखंड का कौन सा स्थान आता है, ये आपको बताना है। दोस्तों यदि हम बात करें विशेष राज्य का जो दर्जा पाने वाला जो उत्तराखंड है वो 11वां राज्य है भारत का, ठीक है। 11 राज्य का इसे दर्जा प्राप्त हुआ है, 11, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। 6 नंबर का ये प्रश्न है, आप कह रहे हैं उत्तराखंड राज्य की प्रमुख खरीफ की फसल कौन सी है। ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की खरीफ की फसल कौन सी है, प्रमुख, ठीक है। राज्य की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है। दोस्तों ये परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है, जैसे नर्सिंग का पेपर है या कृषि से संबंधित है। देखिए एग्रीकल्चर में अभी बहुत ढेर सारी पोस्ट आने वाली हैं तो उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये नहीं कि आप ये मत सोचिए कि समूह के अंतर्गत नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि राज्य की चीज़ें हैं ये प्रमुखता से जो जिनका वर्णन होता है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मेरे साथ इसे नोट करते हुए चलिएगा। अब बात कर रहा हूँ उत्तराखंड राज्य की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है। दोस्तों खरीफ फसल की यदि मैं बात करूँ तो उत्तराखंड की प्रमुख जो खरीफ फसल है वो चावल है, ठीक है, चावल, इसे नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, ये चावल है। अब अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है। अब देखिए उत्तराखंड का एक ऐसा जनपद है जहाँ का चावल विश्व प्रसिद्ध है, मगर विश्व के अलग अलग देशों में उसकी डिमांड है, इसका निर्यात किया जाता है। क्योंकि ये चावल बहुत रेयर होता है तो इसको उच्च कोटि के दामों में इसे बेचा जाता है, इसलिए इसकी जो डिमांड होती है वो अदर कंट्री में इसकी डिमांड अधिक होती है। क्योंकि जो ये चावल है तो इसकी सुगंधता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी का चावल होता है। इसलिए अब ये बताना है कि जो ये चावल पैदावार होती है ये किस जनपद में ये चावल उगता है जो विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों यदि मैं बात करूँ, ये देहरादून जनपद के अंतर्गत ये चावल उगता है और ये विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका जो निर्यात होता है भारत के अन्य पड़ोसी मुल्क, यदि अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इन कंट्रियों में इसका क्या होता है, निर्यात किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये देहरादून है, ये दून शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। अब बात कर रहा हूँ उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ होता है। देखिए अब हम धान की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जनपद है जहां पर धान की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है और धान यहां पर अच्छी तरीके से उगता है। या बात करें इसकी क्वांटिटी जो होती है, इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसलिए हमें ये बताना है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ होता है। मतलब सर्वाधिक जो, अगर हम उत्तराखंड राज्य की यदि बात करें तो उसके अंतर्गत ऐसा जनपद की बात करेंगे जहाँ पर ये धान की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। देखिए दोस्तों यदि मैं धान की यदि बात करूँ तो ये नैनीताल जनपद है जहाँ पर धान की क्या होती है, खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है, धान, ठीक है। ये नैनीताल है, नैनीताल जनपद के अंतर्गत, ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत क्या है, धान का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, ये नैनीताल जनपद है, ठीक है, इसे भूलिएगा नहीं। अब बात करते हैं उत्तराखंड में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जनपद में। देखिए हमने धान की बात करी, चावल की बात करी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं गेहूं की बात करें। अब गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक ज्यादा किस जनपद के अंतर्गत होता है, ये आपको बताना है। देखिए गेहूं का उत्पादन ये सर्वाधिक कहाँ होता है, गेहूं, ये आपका देहरादून जनपद के अंतर्गत गेहूं का होता है। देखिए देहरादून, ओके, आप इसे नोट कर दीजिएगा। ये मत सोचिए कि प्रश्न नहीं है, ये प्रश्नों की श्रृंखला जो है बहुत ज़्यादा रेयर है, इसलिए ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 10वें नंबर का जो प्रश्न है इस श्रृंखला का, राज्य के किस जनपद में मक्का की खेती मुख्य रूप से की जाती है। देखिए राज्य, उत्तराखंड राज्य का ऐसा कौन सा जनपद है जहां पर मक्के की खेती सर्वाधिक रूप में की जाती है। अब जो 13 जिले हैं, 13 जिलों में से एक जिला है जहां पर मक्के की खेती बहुत अच्छी तरीके से की जाती है। दोस्तों यदि आप लोगों को पता ना हो तो ये कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद में ये मक्के की खेती सर्वाधिक रूप में की जाती है। मक्का सर्वाधिक जो बोया जाता है
अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत बोया जाता है। ठीक है, ये अल्मोड़ा है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, जो कुमाऊं के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें भी ये पता नहीं होगा। देखिए, क्योंकि हमें वास्तव रूप में ये दिखाई नहीं देते, जो अल्मोड़ा के आसपास के जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें ये पता भी नहीं होगा कि अल्मोड़े में स्वार्थिक रूप में मक्की की खेती की जाती है। यदि आप दूरस्थ क्षेत्रों की तरफ बढ़ोगे, गांव ग्रामीण एरिया की तरफ बनोगे, तो वहां पर मक्की की खेती स्वार्थिक रूप में की जाती है। देखिए, मक्के को आटे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और इसको इससे कहीं ज़्यादा क्या होता है, लोग इसका निर्यात भी करते हैं। देखिए, मंडियों में भी इसका बेचते हैं और इसके जो मक्की की जो फली होती है उनको भी बाजार में सेल करते हैं। इसलिए अल्मोड़ा ऐसा जनपद है जहाँ पर मक्की की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। ठीक है, अब आते हैं किस राज्य की ऑर्गेनिक चाय विश्व प्रसिद्ध है? उत्तराखंड के किस, देखिए उत्तराखंड में जो ये ऑर्गेनिक चाय होती है वो विश्व प्रसिद्ध है। अब ये किस जनपद के अंतर्गत आती है जो ऑर्गेनिक खेती की जाती है चाय की, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, हमने तो ये बता दिया कि राज्य, और भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर ऑर्गेनिक चाय की खेती की जाती है, वो उत्तराखंड राज्य है जहाँ पर ये ऑर्गेनिक चाय की खेती की जाती है। वो और ये विश्व प्रसिद्ध भी है क्योंकि इसकी जो चाय है वो भारत से अन्य देशों में निर्यात की जाती है। इसकी एक 50 ग्राम की क्वांटिटी 500 से 600 रुपये की बीज होती है, क्योंकि ये आम चाय के मुकाबले बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, क्योंकि ये प्रकृति से सीधे लाई जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का क्या होता है, मिश्रणों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये, यदि हम बात करें, पूर्ण रूप से प्रकृति से ऑर्गेनिक चाय के रूप में हमें प्राप्त होती है। अब ये राज्य तो हो गया उत्तराखंड, अब ये किस जनपद के अंतर्गत पाई जाती है? दोस्तों, यदि मैं बात करूँ चाय की, जो सर्वाधिक ऑर्गेनिक चाय की खेती की जाती है वो बागेश्वर जनपद, जो कि कौसानी के आसपास जो चाय की बड़ा सा बागान है वहाँ पर ये इसकी खेती की जाती है। और राज्य के विभिन्न जनपदों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अल्मोड़ा जनपद में भी इसका प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है, अन्य राज्यों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। यदि हम बात करें जो विश्व प्रसिद्ध चाय की, यदि हम बात करें, वो कौसानी के क्षेत्र के अंतर्गत होती है। ठीक है, जिसका निर्यात भारत से अन्य देशों में किया जाता है और भारत में भी इसका किया जाता है। ठीक है, इसकी जो चाय की जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 700-800 रुपये किलो के आसपास ये चाय बिकती है। ठीक है, अब ये हो गया उत्तराखंड। आप 12वें नंबर की प्रश्न की बात करें इस श्रृंखला का दोस्तों, आप बात करते हैं उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। देखिए, उत्तराखंड में वनों को संरक्षित करने के लिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो कि हमारा पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण जहाँ पर वनों की संख्या अधिक होने की है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, अब इनको संरक्षित करने के लिए सरकार ने वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए इस निगम की स्थापना की गई थी। वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब ये 12वें नंबर का प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, ये आपकी जो ये की गई थी ये 15 मार्च, इसको नोट कर लीजिए, 15 मार्च 2001 को, ठीक है, वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप एनटी का पेपर उठाइए तो उसके अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और ग्रुप सी के कई दफ़े ये प्रश्न पूछा गया है। यदि आपको पता हो, जो राजकीय पर्यवेक्षक का जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, 13वें नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र है? देखिए, उत्तराखंड के ऐसा कौन सा जनपद है जहाँ पर वन सघन है, मतलब वहाँ पर वनों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वनों की अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ये कौन सा जनपद है ये आपको बताना है दोस्तों। यदि मैं बात करूँ, ये आपका चंपावत जिला है जहाँ पर ये वन सर्वाधिक सघन मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, हम 13वें नंबर के प्रश्न के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं 14वें नंबर का जो प्रश्न है। अब 14वें नंबर के प्रश्न में इस प्रकार से है आपके समक्ष, उत्तराखंड राज्य में प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ की गई थी? देखिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर था उत्तराखंड में, इसका मेन उद्देश्य क्या था? यह प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई थी उत्तराखंड में? पहले तो हमें समझना होगा प्रोजेक्ट टाइगर है क्या। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से भारत में जो बाघों की संख्या दिन पर दिन घटती हुई जा रही थी, उनका अवैध रूप से शिकार किया जाता है, उनकी खाल और उनकी हड्डियों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो बेचा जा रहा था, इसकी दृष्टिकोण से क्या हुआ रहा था
बाघों की संख्या में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही थी। इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना का प्रारंभ किया गया था। ये कब किया गया था? 1 नवंबर 1973 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 1 नवंबर 1973। ठीक है, 1 नवंबर 1973 को, ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर को किया गया था। और इसकी यदि हम बात करें काला डूंगी क्षेत्र में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत, यहाँ पर अब बाघों की संख्या में थोड़ा सा वृद्धि हो रही है। अगर आप राजा जी नेशनल पार्क की बात करें, जितने भी जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि इस प्रोजेक्ट टाइगर से बाघों के अवैध शिकार पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से वो इस प्रकार से है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में किस जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं जो इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए राजी नहीं है? देखिए दोस्तों, आपको पता है जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, हरिद्वार प्लस देहरादून का ये जो क्षेत्र के अंतर्गत जो ये राष्ट्रीय उद्यान आता है, इसमें एक जनजाति के लोग रहते हैं जो इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार इन्हें इस राजाजी जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है इसको यहाँ से निकाल के इनका दूसरी जगह विस्थापित करने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ के जो जनजाति के लोग हैं, ये जनजाति के लोग इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जनजाति के लोग कौन है दोस्तों? ये गुज्जर हैं। ये गुज्जर जनजाति के लोग हैं जो इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये कह रहा है उत्तराखंड के नहीं, जो 16 नंबर का जो प्रश्न है, टोंसधारी में गोविंद वन्य जीव विहार क्षेत्र में कौन सी नई योजना लागू की गई है? टोंसधारी, देखिए फिर से दोहरा रहा हूँ, टोंसधारी गोविंद वन्य जीव विहार के अंतर्गत एक नई योजना को लागू किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये नई योजना कौन सी है ये आपको बताना है। ये जो नई योजना है ये स्नो लेपर्ड योजना के नाम से इसे लागू किया गया है। ये स्नो लेपर्ड होता क्या है दोस्तों? ये बर्फ का एक बाग होता है, उसके संरक्षण में इसे लागू किया गया है, क्योंकि बर्फ का एक सफेद तेंदुए के रूप में होता है ये, क्योंकि ये जो हिमालयी क्षेत्र के ऊंची तलहटियों में ये पाया जाता है और ये बर्फ में ही रहता है और बर्फ में ही अपना शिकार करता है। ठीक है, इसलिए ये स्नो लेपर्ड इसलिए कहता है कि सोने का बाघ इसे कहा जाता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत इसे लागू किया जा रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वें नंबर का जो प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर वन्य जीव रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? ये आपको बताना है। देखिए, वन्य जीव उत्तराखंड के किस स्थान पर वन्य जीव रक्षक प्रशिक्षण, अब देखिए वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है? ये कौन सा स्थान है? उत्तराखंड के किस जनपद के अंतर्गत आता है? यदि मैं बात करूँ, ये कालागढ़ नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। कालागढ़ में ये प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ पर जंतु रक्षक प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है कि जीव जंतुओं को यहाँ पर सुरक्षित किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उनको किस प्रकार से कैसा माहौल दिया जाता है। इसलिए ये स्थान नैनीताल जनपद के अंतर्गत कालागढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न, 18वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड की पवित्र ब्राह्य गुफा स्थित है। ब्राह्य गुफा कौन सी स्थित है ये आपको बताना है। दोस्तों, जो ये गुफा है ये 2019 में बहुत ज़्यादा विश्व विख्यात रही, चर्चा में रही, चर्चा का विषय रही, क्योंकि ये जो ये गुफा है ये केदारनाथ के पास स्थित पश्चिमी दिशा में 3 से 4 किलोमीटर के मध्य में ये स्थित है। यहाँ पर लोग अपने ध्यान केंद्रित करने के लिए इस गुफा में आता है, क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जब इस गुफा में, यदि मैं कहूँ, ध्यान लगाया गया था, 17 घंटे उस गुफा में इन्होंने ध्यान लगाया था। तो ये मान लीजिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, अगर कोई कार्य को करते हैं तो उसमें वो एक हाईलाइट बन जाती है। इसलिए ये गुफा विश्व प्रसिद्ध चर्चा में रही, क्योंकि यहाँ पर सैलानी इतने ज़्यादा उमड़ रहे हैं इस गुफा को देखने के लिए, यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बुकिंग एडवांस में ही फुल हो जा रही है। ये इसलिए विश्व विख्यात हो गई है गुफा। ठीक है, ये कहाँ है? ये केदारनाथ में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं दून घाटियाँ कहाँ स्थित है। अब दून घाटियाँ कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया है। जो दून घाटियाँ हैं ये बाह्य हिमालय क्षेत्र, जिसे हम शिवालिक भी कहते हैं, ये इसकी तलहटियों में ये पाया जाता है। देखिए,
दून घाटियाँ कहाँ स्थित है? अब घाटियों की बात कर रहे हैं तो ये बाह्य हिमालय का वह क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ पर या हम कहें इसको जो दूसरे नाम से जाना जाता है शिवालिक के क्षेत्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं इसी श्रृंखला के 20वें नंबर के प्रश्न की तरफ। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य में किस ग्लेशियर की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? मैंने, यदि आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें इस का आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने जो कल का जो वीडियो डाला था वो ग्लेशियरों पर आधारित, उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियरों पर आधारित वो श्रृंखला रही थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है। यदि आप लोगों ने उसका अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। यह गंगोत्री ग्लेशियर है जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है ये। ठीक है दोस्तों,